नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार पांडे आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से एमपीपीएससी के जो क्रैश कोर्स हम सीरीज चला रहे हैं उससे रिलेटेड आज हम लोग फिर से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक सर्वे। ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण 2021। तो 21 का जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ उसको लेकर के आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखा गया, किस बारे में, कौन सा सेक्टर ग्रोथ किया, किस सेक्टर में कमी आई, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसको देखेंगे। ठीक, तो पार्ट को शुरू करने से पहले इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, ये क्यों पेश किया जाता है, ठीक, इसको बनाने का रीजन क्या होता है और ये भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसको बनाता कौन है। तो इन सब चीजों के बारे में पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है, कैसे आता है, क्या प्रॉफिट करता है, क्यों बनाते हैं, कब पेश किया जाता है, तो सारी बातें हम लोग पहले देख लेते हैं। उसके बाद 2021 का इकोनॉमिक सर्वे आपको बताऊंगा। चूंकि ये 2022 चल रहा है तो 2022 का बजट पेश हो चुका है। ठीक, तो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो एक साल पीछे का होता है। मतलब 2022 का बजट आया तो इकोनॉमिक सर्वे किसका होगा, 2021 का होगा। ठीक है, क्लियर। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसका हिस्ट्री देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे का इतिहास क्या है। ठीक, तो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, क्लियर। तो भारत में इकोनॉमिक सर्वे को लेकर के, ठीक है ना, कलर ठीक आ रहा है, ठीक है, चलो देखो, ओके, देखो भारत में इकोनॉमिक सर्वे को लेकर के सबसे पहले जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1950 एंड 51 में। 1951 और 50 में इकोनॉमिक सर्वे को लेकर के पहली बात आंकड़े आए थे। ठीक, उसके बाद 1963 तक, क्लियर, देखो उसके बाद 1963 तक जो इकोनॉमिक सर्वे था वो पेश होता था बजट के दिन। मतलब जिस दिन बजट पेश होता था उसी दिन पेश किया जाता था इकोनॉमिक सर्वे को। क्लियर। ठीक, अब ये सवाल उठता है कि ये इकोनॉमिक सर्वे है क्या। क्लियर। तो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो पिछले वर्ष के आंकड़ों का एक लेखा जोखा होता है जो ये प्रदर्शित करता है कि पिछले साल अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या रही और अगले साल मतलब आने वाले साल में उसकी स्थिति क्या होगी, कि देश की जीडीपी कितना ग्रोथ करेगी, डेवलप होगी कि नहीं होगी। तो इन सारी चीजों का एनालाइज करने के लिए बनाया गया था या प्रस्तुत किया जाता है किसे, इकोनॉमिक सर्वे को, या इसी को बोला जाता है आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण को सबसे पहले पेश किया गया था 1950-51 में। 1963 तक ये बजट के साथ पेश होता था और इसके बाद क्या किया गया कि 1964 में अब ये इकोनॉमिक जो सर्वे होता है वो बजट के एक दिन पहले पेश होता है। ठीक, बजट के एक दिन पहले पेश किया जाने लग गया। कब से, 1964 से। तो ये छोटा सा इतिहास जानना है आपको किसके बारे में, अर्थव्यवस्था के आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में। ठीक, ये बात हो गया। उसके बाद आते हैं अपन दूसरे टॉपिक में जो है आपका 2022 प्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, कि इसको प्रेजेंटेशन मतलब इसको प्रस्तुत क्यों किया जाता है और इसका प्रस्तुतिकरण कब होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है। पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, बजट के एक दिन, बजट के पहले पेश करते हैं इसको। ठीक, किसको, इकोनॉमिक सर्वे को बजट के एक दिन पहले आता है, पहली बात। ठीक, क्लियर। अब ये बात है कि इस इकोनॉमिक सर्वे को बनाता कौन है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे को बनाता है वित्त मंत्रालय का, वित्त मंत्रालय जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है उसके अंतर्गत एक विभाग होता है जिसको बोलते हैं आर्थिक विभाग, और इसी आर्थिक विभाग का एक डिवीजन होता है उसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स डिवीजन। तो इस वित्त विभाग का एक डिवीजन है जिसका नाम है इकोनॉमिक डिवीजन। ये पेश करता है आपका, मतलब ये बताता है क्या चीज, इकोनॉमिक सर्वे बनाता है, सॉरी पेश करता बोल रहा हूं, बनाता है इसको ये। ठीक है ना। जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है इसको बनाने में
सबसे मुख्य भूमिका निभाता है मुख्य आर्थिक सलाहकार। जो भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार होता है वो इसको बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या अपन ये कह सकते हैं कि इसी की सलाह पर, मुख्य आर्थिक सलाहकार की सलाह पर ही इकोनॉमिक सर्वे तैयार किया जाता है, ठीक है ना। मगर जो 2021 का इकोनॉमिक सर्वे हुआ, मतलब जिसको प्रस्तुत करना था 2022 में बजट के पहले पेश करना था, तो यहां पर जो मुख्य आर्थिक सलाहकार थे जिनका नाम था कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, इनका कार्यकाल दिसंबर 2021 में खत्म हो गया। चूंकि अभी मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक सर्वे कब प्रस्तुत करते हैं, बजट के एक दिन पहले, तो हमारे यहाँ बजट पेश होता है फरवरी माह में। तो जो 2022 का बजट पेश होना था, तो उससे पहले ही, मतलब उसके 2 महीने पहले ही जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार थे उनका कार्यकाल खत्म हो गया। ठीक, कौन थे? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अब ये 2 महीना ये पद क्या हुआ? खाली रह गया। क्या रह गया? खाली रह गया। तो यहां पर चूंकि पूरा का पूरा मुख्य काम यही करता है इकोनॉमिक सर्वे को बनाने में, तो यहां पर क्या हुआ कि एक और व्यक्ति इसके कार्यों में सहायता देने के लिए होता है, ठीक है ना। मतलब अगर ये प्रेजेंट नहीं रहा, अब्सेंट रहा, तो इसके अब्सेंट में वो व्यक्ति कार्य करता है और वो व्यक्ति इकोनॉमिक सर्वे को बनाने में सहायता प्रदान करता है। तो इसके अब्सेंट में, मतलब मेन के अब्सेंट में, मुख्य के अब्सेंट में जो व्यक्ति कार्य में सहायता करता है इकोनॉमिक सर्वे को बनाने में, वो होता है प्रमुख आर्थिक सलाहकार। तो ये प्रमुख आर्थिक सलाहकार जो है, इसी की मदद से क्या किया गया, 2021 का इकोनॉमिक सर्वे रेडी किया गया। 2 महीने बाद जब बजट पेश हुआ, तब तक क्या हो गया था, ये तो तैयार हो चुका था। उसके बाद भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया, जिनका नाम था डॉक्टर वी नागेश्वर। ठीक, डॉक्टर पी नागेश्वर को, अनंत नागेश्वर को क्या बनाया गया? भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर। वो अभी वर्तमान में क्या है? भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। मगर जब इसको बनाना था, तब जो पुराने वाले थे वो, उनका कार्यकाल खत्म, तो 2 महीने क्या हो गया? पद खाली हो गया। तो उस समय अगर ये नहीं है, तो उस समय इकोनॉमिक सर्वे को बनाने में मदद कौन किया? तो मदद किया प्रमुख आर्थिक सलाहकार। मुख्य और प्रमुख में अंतर होता है। मुख्य जो होता है वो पूरा का पूरा हेड होगा, और प्रमुख जो होगा वो किसी एक विभाग का क्या होगा? मेन होता है। जैसे होता है ना मुख्य सचिव, ठीक, तो चीफ सेक्रेटरी होगा, वो पूरे के पूरे सभी का मंत्रालय का मुख्य होगा। और उसी के अंतर्गत एक और रहता है, क्या चीज बोलेंगे, जिसको अपन सचिव बोल देते हैं, तो उससे उसके कार्यों में सहायता देने के लिए वो हो जाता है। तो वैसे ही जो मुख्य था वो, उसका कार्यकाल खत्म हो गया था, मगर जो प्रमुख था वो काम किया इकोनॉमिक सर्वे को बनाने में, ठीक है। तो ऐसा बना हमारा 2021 का इकोनॉमिक सर्वे। क्लियर? ठीक, अब इसको जब बना दिया जाता है तो इसके कितने पार्ट होते हैं? तो इकोनॉमिक सर्वे के 2 पार्ट होते हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक, ये कहलाता है पहला भाग, और सेकंड वाला कहलाता है दूसरा भाग। पहला भाग जो होता है इकोनॉमिक सर्वे का, इसमें अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के बारे में बताया जाता है कि आने वाले समय में क्या क्या चुनौतियां होंगी। जैसे 2021 का इकोनॉमिक सर्वे था, तो वहां पर उसको बताया गया कि हमने 2022 के लिए ऐसे ऐसी चुनौतियों का निर्धारण किया है, ये कठिनाई होंगी, ऐसे ऐसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी या ऐसे ऐसे अर्थव्यवस्था घटेगी, किस सेक्टर में कितना प्रॉफिट होगा, किस सेक्टर में कितना लॉस होगा। ये सारी की सारी जो चुनौतियां होती है वो रहती है इकोनॉमिक सर्वे के पहले पार्ट में। तो पहले पार्ट में क्या बता देते हैं? सारी चुनौतियां, ठीक, मतलब खतरा बता देते हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा खतरा होने वाला है, ठीक है ना। क्लियर? तो और दूसरा भाग होता है, उसमें यह बताते हैं कि यह खतरा क्यों हो रहा है, मतलब पिछले वित्तीय वर्ष का क्या करते हैं, यहां पर विश्लेषण करते हैं। ठीक, पहले भाग में पूरी चुनौतियां बता दिए कि भाई ये चुनौती आने वाली है, और दूसरे पार्ट में जिस वर्ष का इकोनॉमिक सर्वे पेश करना है उसका पूरा विश्लेषण करते हैं। तो 2021 का पेश करना था, तो 2021 का पूरा विश्लेषण कर दिए कि ऐसा ऐसा सेक्टर में ग्रोथ हुआ, इतना इतना इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा या किया है, ये सेक्टर लॉस में गया, ये सेक्टर प्रॉफिट में गया। तो उन सारी चीजों को क्या करते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक में चुनौतियां बता देते हैं और दूसरे में उस वर्ष का कार्यों का, उस वर्ष के अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कर दिया जाता है। ठीक, तो ये 2 पार्ट में पेश किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे। ठीक, इसके बाद जब ये हो जाता है, तो इसके बाद आ जाता है आपका मेन
ठीक, कि इकोनॉमिक सर्वे क्यों पेश किया जाता है। इसमें एक पार्ट है आपका कि रीजन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, कि इसको पेश करने का कारण क्या है, क्यों इसको बिना पेश के बजट नहीं पेश कर सकते क्या। ठीक, तो इसका कारण क्या है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण काम यह करता है कि इसमें यह पता चलता है कि आने वाले वित्त वर्ष में आने वाले वित्त वर्ष में देश की इकोनॉमी क्या होगी। ठीक, मतलब अगले वित्तीय वर्ष का एक लेखा जोखा तैयार हो जाता है कि हाँ भाई हमको किसमें प्रॉफिट होगा, किसमें लॉस होगा। ठीक, हमारी जीडीपी क्या होगी, जीडीपी का भी निर्धारण करता है कि आने वाले वित्त वर्ष में जीडीपी कैसी होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे होगा, मतलब किस कंडीशन पे रहेगी, हम डेवलप कंट्री में रहेंगे, हम नॉन डेवलप में रहेंगे कि डेवलपिंग कंट्री में रहेंगे। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये आने वाले वित्त वर्ष की पूरी परिभाषा, मतलब पूरा का पूरा चित्र प्रदर्शित कर देता है कि हाँ ऐसा होने वाला है। ठीक, और ये जीडीपी की दिशा भी निर्धारित करता है कि कैसा होगा हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर। ठीक, और सरकार के कार्यक्रम को कि सरकार क्या क्या कार्यक्रम चलाएगी या कौन कौन से कार्यक्रम चलाना चाहिए सरकार को जिससे देश की इकोनॉमिक्स बढ़े, देश की अर्थव्यवस्था विकसित हो। तो ये सारे के सारे चीजों का वो पूरा का पूरा विश्लेषण कर करके बता देता है कि हाँ ये चीज करना चाहिए या इस चीज को ये काम को बंद कर देना चाहिए। तो इकोनॉमिक सर्वे को पेश करने का मुख्य कारण यह है कि आने वाले वित्त वर्ष की स्थिति का वो विश्लेषण कर देता है, मतलब उसको पूरा बता देता है कि हाँ भाई आपकी अर्थव्यवस्था इतने जाएगी, इतने % ग्रोथ करेगी, कौन सा सेक्टर आपका वीक जाएगा, कौन से सेक्टर में आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि वो ग्रोथ करेगा। तो सारी की सारी पिक्चर को सामने खड़ा कर देता है किसकी, अगले वर्ष की। ठीक है ना, तो इसी कारण पेश किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे, और वो इसीलिए पिछले वर्ष का पेश किया जाता है, एक साल बैक का बताते हैं। ठीक है, क्लियर, ताकि सरकार जो है वो बजट जब बनाए, ठीक, जो अगले वित्त वर्ष का बजट बनाए तो उस इकोनॉमिक सर्वे को स्टडी करके, ताकि बजट जो होता है वो अर्थव्यवस्था का आधार है, वही सबको निर्धारित करता है कि देश किस परिस्थिति में जाएगा, देश किस कंडीशन में पहुंचेगा, देश कितना डेवलप करेगा या देश डूबेगा। ये सारी चीजें वो चीज क्या करती है, बजट में इंक्लूड होती है। और बजट जो बनता है वो ये इकोनॉमिक सर्वे के पिछले रिजल्ट के कारण बनता है कि वो बता देता है ना कि भाई ऐसा ऐसा करना है, और उसी हिसाब से क्या बनाया जाता है, बजट बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर। ओके, तो रीजन क्या हुआ कि अगले वित्त वर्ष की पूरी रूपरेखा तैयार कर देता है ये। ठीक है, ओके। अब आ जाओ मेन 2021 का आर्थिक सर्वेक्षण की मुख्य बातें। ठीक है, तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 की प्रमुख बातें। अभी तक जो बताया वो इकोनॉमिक सर्वे का हिस्ट्री था, कब क्यों शुरू हुआ, दूसरा उसको कितने पार्ट में पेश करते हैं, ठीक, तीसरा उसको पेश करने का रीजन क्या था, और 2022 का इकोनॉमिक सर्वे कैसे बना। ठीक है ना, क्लियर। अब आ जाओ मेन पार्ट है, इसको अच्छे से सुनिएगा और यहीं से आपके पूरे के पूरे डाटा हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना वो पूरे करंट लेवल पर होते हैं। ठीक, तो और वो भी कौन से, जो पूरे डाटा वाले होते हैं। तो ध्यान से इसको सुनिएगा एक एक पॉइंट को अच्छे से, क्योंकि पूरी काम की चीजें हैं ये। ठीक, और यही चीजें आपके क्वेश्चन में कन्वर्ट होंगी। क्लियर, तो ध्यान से देखिएगा और उसको नोट करते चलिएगा और सुनते चलिए। देखो, तो पहला पॉइंट, ठीक, हेडिंग क्या है आपका, आर्थिक समीक्षा 2021-22 की प्रमुख बातें। तो पहला पॉइंट, वित्त वर्ष 2021-22 में, ठीक, हमारी विकास दर कितने रहने का अनुमान किया गया, 9.2%। तो पहला पॉइंट बोलता है विकास दर कितना अनुमान रखा गया, 9.2%। दूसरा पॉइंट बोलता है कि 2022 में, ठीक, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे तो एक साल पिछला आता है, तो मैंने अभी बताया आपको ये क्या निर्धारित कर देता है, आने वाले वित्त वर्ष की रूपरेखा, उसकी जीडीपी निर्धारित कर देता है कि हाँ इतना हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी 8 से 8.5 रहने का अनुमान किया गया है। ठीक, कि हमारी जीडीपी कितना हो सकती है 2022 में, 8 से 8.5। दूसरी बात, तीसरी बात, अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान पूंजी व्यय में सालाना कितना % बढ़ेगा, मतलब जिसमें इन्वेस्टमेंट कैपिटल रेवेन्यू कितनी बढ़ेगी, मतलब कैपिटल में कितना एक्सपेंस करने के कितनी बढ़ जाएगी, तो बढ़ जाएगी 13.5%।
ठीक, ओके। फिर उसके बाद दिसंबर 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना और इसमें आईएमपी लिख देना, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कितना है करके, ठीक है। तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कब तक? दिसंबर 2021 तक, ठीक है ना, मतलब अभी 3 महीने पिछला बता रहा हूं मैं। तो दिसंबर 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 636 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक रहेगा। 633.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2021 तक। ये एकदम लेटेस्ट डाटा है, अच्छे से सुनो, एकदम धीरे धीरे बता रहा हूं और उसको नोट करो। यही सब क्वेश्चन बनते हैं इकोनॉमिक्स में। बाकी तो जो टॉपिक दिया रहता है ना, ठीक, कोई कंफर्म नहीं कि उसमें से क्वेश्चन आए, मगर मेन इंपॉर्टेंट है आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे। यहीं से सबसे अधिक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स पूरा करंट लेवल पर है, ठीक है, क्लियर। तो दिसंबर 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? 633.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर था। 633.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर, ठीक। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि दिसंबर 2021 तक बैंक ऋण, कि भारत का बैंक ऋण कितना था बोल रहा है, तो दिसंबर 2021 तक भारत का बैंक ऋण 9.2% की वृद्धि के साथ आगे गया। कितना परसेंट बढ़ा? 9.2%। क्या सा? बैंक ऋण, ठीक। उसके बाद 75 आईपीओ के माध्यम से, मतलब कई सारा कोई कंपनी होती है अपना आईपीओ निकालती है, ठीक है ना, तो 75 आईपीओ के माध्यम से लगभग 89,600 थोड़ा सा 89 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 89, 79, हाँ, थोड़ा सा हिंदी में डाउट आ जाता है। 79 और 89 में बड़ा कंफ्यूजन है मुझे, बाकियों को नहीं, ठीक। मुझे 79 और 89 को हिंदी में बोलने में कंफ्यूजन है, भले हिंदी मीडियम वाला हूं मगर फिर भी बोलने में बड़ा कंफ्यूजन आता है, ठीक है ना। तो 89 बोल रहा हूं तो इसको क्या बोलेंगे? 79 को 89, उसको 79, 80, तो देख लेना हिंदी में, ठीक है, हिंदी को थोड़ा देख लेना मैटर, ठीक है, मगर मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूं। तो 89,066 करोड़ आईपीओ से जुटाया गया, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद, ठीक, फिर उसके बाद है आपका कि 2021-22 अप्रैल दिसंबर में सीपीआईसी मुद्रा स्फीति कितनी परसेंट हो गई? 5.2% तक रह गई, ठीक है ना। कब? अप्रैल से दिसंबर के मध्य, ये 2021 का बता रहा हूं, मुद्रा स्फीति कितना हो गया? 5.2% हो गया, ठीक है ना। उसके बाद भारत का खाद्य मुद्रास्फीति कितना परसेंट नीचे स्तर पर चल दिया? 2.9%, मतलब खाद्य मुद्रास्फीति कितना हो गई? 2.9%। मुद्रास्फीति कितनी? 5.2%। उसके बाद कृषि का जीएयू में कितना परसेंट बढ़ा? 3.9%, मतलब जो कृषि का जीडीपी में हिस्सा है वो कितना परसेंट बढ़ गया? 3.9%। सॉरी, जीडीपी बोल रहा हूं, जीवीपी में, ठीक है ना, जीवीए में, क्लियर, ओके। कितना परसेंट बढ़ गया? 3.9% बढ़ गया कृषि का, ठीक है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या हुई? दूसरा टॉपिक है अपना। तो 2020-21 में जहां पर 7.3% की गिरावट हुई थी, तो भारतीय अर्थव्यवस्था, क्योंकि ये कोविड काल था तो हमारी अर्थव्यवस्था एकदम नीचे चल दी थी, हम लोग तो माइनस में पहुंच गए थे, मगर 2021-22 में बढ़ने का अनुमान रहा कितना? 9.3%, ठीक। 2022 में जीडीपी बताया भी आपको कितना परसेंट का रह सकती है? 8 से 8.5%। उसके बाद वर्ल्ड बैंक और एशिया विकास बैंक ने अलग अलग अनुमान लगाया कि 2022 में भारत की जीडीपी कितना होगा। यहां से क्वेश्चन बनता है एक, ठीक है ना, यही पूछता है किसने कितना अनुमान लगाया, तो यह एमपी टॉपिक है आपका। तो वर्ल्ड बैंक बोलता है कि भारत की जीडीपी 2022 में कितना रहेगी? 7.5% अनुमान है ये, दो किसका?
वर्ल्ड बैंक का, और एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक बोलता है, सॉरी थोड़ा सा गलत बोल दिया, वर्ल्ड बैंक बोलता है 8.7% रहेगा, और एशियाई डेवलपमेंट बैंक बोलता है 7.5%। वर्ल्ड बैंक है, सॉरी वर्ल्ड बैंक का है 8.7%, और एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक बोलता है कि भारत की जीडीपी 2022-23 में 7.5% रहेगी। ठीक है ना, तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार 8.7% का अनुमान है और एडीबी के अनुसार 7.5% का अनुमान है। ठीक, उसके बाद आईएमएफ, ठीक है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी क्या किया, भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया कि भारत की जीडीपी कितना परसेंट होगा। तो आईएमएफ के अनुसार भारत की जीडीपी, ये पहले बोला 21-22 और 22-23 में, ठीक, ओके, कितना 9%, ठीक, और 23-24 का ये अनुमान लगाया 7.1%। देखो ये 21-22 और 22-23 इन दोनों का एक साथ अनुमान लगाया कौन, आईएमएफ, और वो बोला कि ये रहेगी भारत की 9%, और 2023 का और 24 का भी अनुमान लगा दिया और बोला कि भारत की जीडीपी कितनी रहेगी, 7.1%। ठीक, वर्ल्ड बैंक ने 22 और 23 का बताया, एशिया डेवलपमेंट बैंक ने भी 22 और 23 का बताया। आईएमएफ में बोलता है 2021-22, 22-23 और 23-24, मतलब 2021 का भी बता दिया, 22 का भी बता दिया और 23 का भी बता दिया। ठीक, तो 2021-22 का क्या बोलता है 9%, ठीक, और 2023-24 का क्या बोलता है 7.1%। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ये सब यही पूरा डाटा पूछता है, आंकड़ा पूछता है, किसी का अनुमान पूछता है। देखो मेन चीज बता रहा हूं मैं, एक तो वर्ल्ड बैंक का बता दिया, ठीक, उसके बाद एडीबी का है हो गया या आईएमएफ का हो गया, यही सब डाटा आजकल आंकड़े पूछते हैं। ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद कृषि क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में कितना परसेंट, 3.9, उद्योग क्षेत्र में कितना परसेंट बढ़ेगा 11.8, और सेवा क्षेत्र में 8.2% बढ़ने का, जीडीपी में हिस्सा बढ़ने का अनुमान है। कृषि क्षेत्र में कितना परसेंट वृद्धि, 3.9%, उद्योग में 11.8% और सर्विस सेक्टर में 8.2%। याद रखना है इसको, यही सब क्वेश्चन है। क्लियर, तो एक एक डाटा को क्या करो, लिखते चलो और उसको याद करते चलो। बहुत स्लो मोशन में बोल रहा हूं मैं, वो गाना है ना तो स्लो मोशन में वाला, वैसे ही बोल रहा हूं एकदम। ठीक है, क्लियर, लिखते चलिए। ठीक, फिर उसके बाद राजकोषी, तो पहले तो याद रखो कि राजकोषी किसको बोलते हैं, राजकोषीय घाटा या राजकोषीय। तो राजकोषी मतलब होता है राजा का कोष, या इसी को अपन बोलते हैं तिजोरी, होता है ना तिजोरी सब घर में। ठीक है ना, तो तिजोरी में अगर मान लो पैसा कम है, मतलब आय कम है, क्लियर, और व्यय ज्यादा है, मतलब तिजोरी में पैसा कम है और खर्चे ज्यादा है। तो अगर इस प्रकार की कंडीशन उत्पन्न होती है ना कि आय कम हो जाए तिजोरी में और व्यय ज्यादा हो जाए, मतलब इनकम कम हो और एक्सपेंस ज्यादा हो, तो इस कंडीशन को बोला जाता है राजकोषीय घाटा। ठीक है, क्या बोला जाता है, राजकोषीय घाटा बोला जाता है कि जब तिजोरी में पैसा कम हो जाए, ठीक, राजकोष में आय कम हो, ठीक, और एक्सपेंस ज्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन को बोला जाता है राजकोषीय घाटा, और ये बहुत ही खतरनाक होती है। ठीक, क्लियर, उसके बारे में चर्चा किसी और क्लास में, क्योंकि अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है ना, फिर देखो, ओके, तो 2021-22 बजट के अनुसार, ठीक, कितना परसेंट राजस्व प्राप्ति बढ़ी है, तो 2021-22 में कितना परसेंट बढ़ा है 67.2%, क्योंकि 20 में तो पूरा बर्बाद करके चल दिया था वो। ठीक है ना, ओके, क्लियर। ठीक, उसके बाद कोविड-19 के चलते उधारी बढ़ गई, मतलब सरकार को कर्जा लेना पड़ गया। ठीक, आम नागरिक भी कर्जा ही लेकर के अपना घर चला रहा था, सरकार कौन सा वाला है फिर, आम नागरिक ही कर्जा ले रहा था। ठीक, लोगों के पास पैसा ही नहीं आ रहा था। ठीक, कई लोग को नौकरी से निकाल दिया गया था, और जिनको नौकरी पे रखा भी गया था उनको भी हाफ सैलरी दे रहे थे, तो बेचारे घर का खर्चा कैसे चलाते, तो उधारी बहुत बढ़ गई थी मार्केट में। गवर्नमेंट की तो बढ़ी थी, साथ ही साथ अन्य लोगों की भी उधारी बहुत बढ़ गई थी। ठीक है ना, तो भारत सरकार का भी उधारी बहुत बढ़ा, तो जीडीपी पर कर्ज, सरकार का कर्ज कितना हो गया था, जीडीपी का 59.3% हो गया था।
ठीक है ना। और जबकि 2019 में 14.1% था। तो भारत का कर्ज लेवल बढ़ गया, कितना परसेंट बढ़ गया? जो 2019 में 49.1 था, ठीक, वो 2020-21 में कितना था, कितना हो गया? 59.3%। तो कितना माइनस करोगे? 3 में से 1 गया 2, 9 में से 9 गया 0 और 5 में से 4 गया 1। तो भारत का कर्जा, ठीक, जीडीपी पर 2019 और 20 के कंपेयर में कितना परसेंट बढ़ गया? 10.2% की वृद्धि हो गई। कितना परसेंट? 10.2% की वृद्धि हुई थी। इतना कर्जा बढ़ गया था, मतलब जीडीपी पर बोझ इतना बढ़ गया था, कर्जा ज्यादा हो गए थे। भारत पास पैसा खर्चा करने का कोई साधन ही नहीं था, मतलब कोई पैसे इनकम हो जाए कोई था ही नहीं, सारे उद्योग धंधे बंद, सब कुछ बंद, लोग घरों में बंद, तो इनकम होता कहां से देश को? तो कर्जा बढ़ गया था, ठीक, भारत को लोन लेना पड़ गया था बहुत सारे देशों से, जिसके कारण जीडीपी का बोझ भी बढ़ गया था। क्लियर, ठीक। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 10.2% की। ओके, देखो उसके बाद भारत में जो बाह्य कर्जा बढ़ा वो कितना था पहले? 2021 में, एक साल पहले 556.8, ठीक, और उसके बाद कितना हो गया? 593.1 बिलियन डॉलर हो गया था। क्लियर। उसके बाद ये तो बता चुका हूं मैं, बिलियन भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2021 तक 633.6 बिलियन डॉलर हो गया था। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी उसको देख लो, ठीक, क्योंकि वो बिलियन में पैसा है, कर्जा है, और ठीक, और वो तो परसेंट में बता चुका हूं मैं। क्लियर। उसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार मामले में, ठीक है ना, भारत विश्व में चौथा स्थान रखता है। ठीक, नवंबर 2021 के डाटे के अनुसार सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार चीन का, उसके बाद जापान का, उसके बाद स्विट्जरलैंड का। भारत का स्थान चौथा है विश्व में, जहां सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा रखी हुई है। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा कहां? चीन में, सेकंड नंबर पर आपका जापान में, तीसरा स्विट्जरलैंड में और चौथा भारत में। ये कहां से आती है? अरे विदेशी नागरिक क्या किए? भारत में घूमने आए, ठीक, तो उनका पैसा कन्वर्ट करना है, तो पैसा जमा होते गया। ठीक, तो जहां ज्यादा ट्रैवल किया जाता है, पर्यटन का क्षेत्र जहां ज्यादा विकसित होता है, लोग वहीं ज्यादा घूमने जाते हैं और विदेशी लोग वहीं जाएंगे, तो पैसा वहीं पर इन्वेस्टमेंट होगा। प्लस विदेशी जो होते हैं कंपनियां, वो देखती है वहां पर अपॉर्चुनिटी, मतलब कितना अच्छा है बिजनेस करने का, कितना अच्छा है एरिया है, तो वहां पर पैसा लगाएगी, निवेश करेगी। तो इसके कारण जो विदेशी कंपनी और विदेशी नागरिक घूमने आते हैं या यहाँ पर बिजनेस करने आते हैं, तो विदेशी करेंसी लाते हैं। तो इसी कारण क्या होता है, यहाँ पर मुद्रा जमा हो गया। तो इसी कारण सबसे ज्यादा मुद्रा, विदेशी मुद्रा कौन जमा किया? चीन, दूसरे नंबर पर जापान, तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड और चौथे नंबर पर भारत। ठीक, तो भारत चौथे स्थान पर है विदेशी मुद्रा भंडार मामले में। क्लियर। उसके बाद मुद्रास्फीति को लेकर के है, तो 2020 में, ठीक, 2021 में भारत की मुद्रास्फीति 5.2% और 2020 में 6.6% थी। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा सुधरा, घाटा कम हुआ यहाँ पर। ठीक, मतलब आय भी थोड़ी सी बड़ी थी और घाटा भी कम था, मगर 2020-21 में तो आय कम हो गई थी और व्यय ज्यादा हो गया था। इसी कारण मुद्रास्फीति भी क्या हो गई हमारी? बढ़ गई। उसके बाद खाद्य मुद्रास्फीति कितने परसेंट? 2.9% 2021 में, 2.9% 2021 में। मुद्रास्फीति कितनी थी 2021 में? 5.2 और 2020 में 6.6। खाद्य मुद्रास्फीति 2021 में 2.9%। खाद्य मुद्रास्फीति कितनी थी? 2.9%। ठीक है ना। और केवल सिंपल मुद्रास्फीति क्या चीज, कितना परसेंट? 2021 में 5.2 और 2020 में 6.6। उसके बाद थोक मूल्य सूचकांक भारत का कितना था, कितना परसेंट बढ़ा? 12.5% बढ़ा। क्या चीज? थोक मूल्य सूचकांक। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट विकास और जलवायु परिवर्तन को लेकर के मैटर उठा, तो भारत विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है, जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है। भारत का कौन सा स्थान है? 10वां। ठीक, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र को कितने परसेंट कवर करता है? 24%, और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2%। ठीक, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24% और विश्व के कुल वन क्षेत्र का 2% कवर करता है। इसी कारण भारत विश्व का 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है।
ठीक है ना। विश्व का 2% और भारत का 24%। क्लियर। फिर उसके बाद अगस्त में आया था आपका क्या चीज, 2021 में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन अधिनियम। फिर उसके बाद जिसका उद्देश्य क्या था, 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करना। मोदी जी अनाउंसमेंट भी किए थे, क्या नाम है वहां से, लाल किले से 15 अगस्त 2021 को मोदी जी ने अनाउंसमेंट भी किया था, ठीक, कि हम क्या करेंगे, प्लास्टिक मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने की बात की थी उन्होंने। अपने हर स्वच्छ मिशन में वो ये यूज करते हैं कि प्लास्टिक पर बैन लगाओ, प्लास्टिक पर बैन लगाओ, मगर उनके बोले गई बातों को, ठीक है, देख तो रहे। देश में शुरू किया गया था स्वच्छ भारत अभियान, ठीक। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर सन 2014 को, और इस स्वच्छ भारत अभियान के तहत यह रखा गया था लक्ष्य कि हम 2019 तक 10 करोड़ टॉयलेट बनाएंगे। ये एक लक्ष्य था, ठीक, क्योंकि इसका मुख्य लक्ष्य यही था ओडीपी बनाना, खुले में शौच मुक्त रखना, ठीक। और दूसरा, भारत को स्वच्छ रखने की बात कही गई थी कि हम भारत को 2019 तक, मतलब गांधी जी की 150वीं जयंती तक, 2019 में गांधी जी की 150वीं जयंती थी, तो 2019 तक भारत को हम एकदम स्वच्छ रखेंगे, ये हमने लक्ष्य रखा था। क्लियर। जब ये योजना शुरू हुई तो बड़ा धड़ाधड़ क्या के न्यूज चैनल में आ रहा था, हर कोई आकर के रोड में झाड़ू लगा रहा है। वो अंबानी जी आ रहे हैं तो झाड़ू लगा रहे हैं, ठीक, कोई नेता आकर के झाड़ू लगा रहा है तो कैमरा वाले को बुला लिया, भाई देख झाड़ू लगा रहा हूं मैं। मतलब इतनी जोरों शोरों से सफाई कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि 1 महीने में ही पूरा भारत ही साफ कर देंगे। मगर जब 2019 आया और जब आंकड़ों का एनालाइज किया गया, डाटा को देखा गया, तो यहां तो जस्ट अपोजिट था। साफ तो दूर की बात है, गंदगी और फैल गई। मेन सिटी, ठीक, केवल उनकी मुख्य एरिया को ही साफ रखा गया, बाकी अगर आप देखोगे तो हर एरिया में गंदगी जरूर है। तो स्वच्छता तो कहीं दिख रहा, वो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वो भी कभी कभी आता है, ठीक, हमारे यहां छत्तीसगढ़ में तो कभी कभी आता है, वो हम जहां रहते हैं, ठीक, आएगा गाना बजाएगा कचरा लेगा, वो भी लेता नहीं है आजकल, तो खुद ही डालना पड़ा था उसके गाड़ी में कचरा। क्लियर। ओके। तो ये अभियान चलाया गया था किसको लेकर के, स्वच्छ भारत को लेकर के, और किस लिए क्या था, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के, ठीक। मगर उसको इंप्लीमेंट करना, योजना बनाना आसान है, क्लियर, योजनाओं की घोषणा करना भी आसान है, बट उसका इंप्लीमेंट करना सबसे महत्वपूर्ण और सबसे हार्ड है, क्योंकि अगर योजना इंप्लीमेंट नहीं हुई तो उसको बनाने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर, ठीक। ओके, चलो हम आगे आते हैं अपने टॉपिक पे। उसके बाद प्रधानमंत्री क्या किए थे, 2021 नवंबर में ग्लासगो गए थे, वहां पर एक सम्मेलन हुआ था COP 26, ठीक, COP 26 बोलते हैं इसको। ये जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन होता है जो पेरिस समझौते के साथ लागू हुआ था। पेरिस में समझौता हुआ था जलवायु परिवर्तन को लेकर के, जिसमें यह कहा गया था कि वो देश जो कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं वो कार्बन उत्सर्जन करना बंद करें। तो इसमें भारत ने भी साइन किया था। क्लियर। तो इसी का सम्मेलन हुआ था COP 26 में, जिसमें प्रधानमंत्री गए थे और उन्होंने क्या किया था कि उत्सर्जन में कमी, मतलब कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए 2030 की घोषणा की। इसने कहा कि हम 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को बंद कर देंगे। तो यहां ग्लासगो सम्मेलन में महात्मा गांधी बोल रहा हूं, अब 2 अक्टूबर याद आ गया था, ठीक है। तो ग्लासगो सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP 26 जो जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन है, जिसका रिजल्ट निकला था पेरिस समझौते से, और यहां पर उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि भारत 2030 तक कंप्लीटली कार्बन उत्सर्जन बंद कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि उसी से जलवायु प्रदूषण होता है बहुत। क्लियर, ये लक्ष्य रखा गया। उसके बाद एक वर्ड यूज किया गया यहीं पर, कौन सा वर्ड था, लाइफ। तो लाइफ वर्ड किससे रिलेटेड है, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। ये एक क्वेश्चन है, एक बेहतरीन, कि लाइफ से क्या तात्पर्य है, लाइफ का यूज, लाइफ किससे संबंधित है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिया, और एक ऑप्शन में आपका पर्यावरण है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये पर्यावरण से रिलेटेड है, ठीक है ना। क्लियर। क्यों, पर्यावरण रहेगा तो ही तो लाइफ रहेगी, तो इसी कारण यहां पर वर्ड यूज किया गया, क्या चीज, लाइफ वर्ड। तो लाइफ वर्ड किससे रिलेटेड है, आपका पर्यावरण से रिलेटेड है, ठीक। उसके बाद कृषि और खाद्य को लेकर के मैटर आया। तो कृषि खाद्य का मैंने आपको बताया 3.9% बढ़ा था, तो जीडीपी में कितना, 18.8%,
ठीक, जीडीपी में 18.8% रहा मुद्दा। उसके बाद सेवा क्षेत्र में कितना परसेंट की बढ़ोतरी हुई? 8.2% की बढ़ोतरी हुई। और यहां पर यह अनाउंसमेंट किया गया कि 83 जिलों में 83 जिलों में हर घर जल क्या बनाया गया? जीरा बनाया गया। मतलब 2021 में यह रखा गया था जल जीवन मिशन के तहत कि अभी हमने 2022 में भी बजट में रखा है कि हम कितना करेंगे कि पूरा का पूरा ये कोशिश करेंगे कि साल तक मतलब 3-4 साल के अंदर हर घर में क्या हो जाए? जल की सुविधा उपलब्ध हो जाए। तो 2021 में जब ये शुरू किया गया था तो ही 83 जिलों को हर घर जिला घोषित कर दिया गया था। मतलब लगभग 83 डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई भी घर नहीं था जहां पर जल की सुविधा ना हो। इसी कारण कहा गया हर घर जल। तो कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 83। ये 2021 का बता रहा हूं मैं। ठीक, क्लियर। इसके बाद विशेष देखो, विशेष ये है कि आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है, ठीक है ना, तो आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है ना वो किसी देश की पूरा का पूरा रूपरेखा तैयार कर देता है। आने वाले वित्त वर्ष की रूपरेखा बता देता है और जाने वाले वित्त वर्ष की पूरी स्थिति बता देता है कि भाई मेरे समय में मतलब 2021, अगर 2022 में बजट है तो बता देता है 2021 की स्थिति और 2022 की एक डायग्राम, एक स्ट्रक्चर तैयार करवा देता है कि हाँ भाई आपने जो गलती 2021 में की या जो नुकसान 2021 में हुआ है वो 2022 में ना हो, तो उसके लिए पहले से तैयार हो जाओ। ठीक, इसी कारण इकोनॉमिक सर्वे बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है और बजट से पहले ये रेडी हो जाता है, ताकि पहले इकोनॉमिक सर्वे रेडी होता है उसके बाद बजट बनाया जाता है, ताकि इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या परिस्थिति रही, किन किन चीज़ों का नुकसान हुआ, कौन कौन चीज़ें प्रॉफिट की, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं और फिर उसी को एनालाइज करके क्या बना दिया जाता है? बजट बना दिया जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो किसी देश की आर्थिक विकास को प्रदर्शित करता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकसित स्वरूप, अल्प विकसित स्वरूप और विकासशील स्वरूप को प्रस्तुत करता है। आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो किसी देश की जीडीपी निर्धारित करता है। अब जीडीपी क्या होती है इतना तो मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो भी बता देता हूं मैं। तो जीडीपी किसको बोलते हैं? इसका पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, तो जीडीपी क्या बोलते हैं कि किसी देश की सीमा के अंदर, ठीक, ये देश है मान लो, ठीक, तो किसी देश की सीमा के अंदर रहने वाला नागरिक, ठीक, फिर वो चाहे उस देश का ही नागरिक क्यों ना हो और विदेशी नागरिक। ठीक, तो किसी देश की सीमा के अंदर रहने वाले नागरिक, ठीक, उस देश का नागरिक और विदेशी नागरिक के द्वारा उत्पादित किसी वस्तु और सेवा का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी। एक देश की सीमा के अंदर रहने वाले उस देश के नागरिक और उसी सीमा के अंदर रहने वाले विदेशी नागरिक के द्वारा उत्पादित किसी वस्तु और सेवा का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जैसे एग्जांपल मान लो ये पेन है, ठीक है ना, अब ये पेन एक कंप्लीट पेन बन चुका है। अब क्या करना था? इस पेन को बनाने के लिए पहले इसके रॉ मटेरियल इकट्ठा करते, कच्चा पदार्थ इसका, तो क्या करे कि इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल जो लाया गया उसका प्राइस था 4 रुपए। ठीक, रॉ मटेरियल का प्राइस कितना? 4 रुपए। अब उस रॉ मटेरियल को क्या किए? फैक्ट्री में लेकर के गए। फैक्ट्री में जब लेकर के गए तो फैक्ट्री में अब उस रॉ मटेरियल को पूरा सजाया जाए और एक पेन का स्ट्रक्चर दे दिए, तो उसको बनाने में, उस रॉ मटेरियल को खरीदने में 4 रुपए खर्चा आया। ठीक, अब वो फैक्ट्री में गया तो उसको बनाने में 2 रुपए और खर्चा आ गया, तो 4 और 2 कितना हो गया? 6। अब ये पेन हो गया रेडी। ठीक, तो पेन को बनाया गया है किसके लिए? बेचने के लिए और उसको यूज करने के लिए। तो अब जब ये रेडी हो गया तो उसको रेडी होने में कितना रुपए लग गया खर्चा? 6 रुपए हो गया। 4 रुपए कच्चे पदार्थ में, 2 रुपए इसको बनाने में। अब ये फैक्ट्री से निकला और कहां गया? मार्केट गया। मार्केट में जब ये दुकानदार के पास पहुंचा और जब दुकानदार ने इस पेन को रखा
और फिर हम गए इसको खरीदने के लिए, तो दुकानदार ने क्या किया, इस पेन को जिसके कच्चे माल में 4 रुपए खर्चा हुआ, जिसको बनाने में 2 रुपए खर्चा हुआ, तो अब क्या करेगा दुकानदार कि इसको बेच देगा 10 रुपए में। कितने में? 10 रुपए में। तो ओवरऑल इस पेन का अंतिम रूप से प्राइस कितना हुआ, जिसको दुकानदार ने बेचा तो 10 रुपए। तो वही किसी वस्तु और उत्पाद, किसी वस्तु और सेवा का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। ठीक है, और यही जीडीपी ही किसी देश की अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर, स्वरूप निर्धारित करती है कि वो विकसित देश है, विकासशील देश है या अल्प विकसित देश है। समझ में आया? ठीक है, क्लियर? तो 4 रुपए कच्चा माल में, 2 रुपए बनाने में, ओवरऑल 6 रुपए हुआ और 4 रुपए में दुकानदार बेच दिया। तो जितने में अंतिम रूप से इसको बेचा वही कहलाया आपका जीडीपी। समझ में आया? और जीडीपी किसी देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होता है, वही बताता है कि हम विकसित है, कि हम विकासशील है, कि हम अल्प विकसित है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे क्या है? चालू वित्तीय वर्ष का स्वरूप बता देता है, जीडीपी का स्वरूप बता देता है, और पिछले वित्तीय वर्ष की पूरा का पूरा स्ट्रक्चर या उसकी क्या बोलेंगे उसको, एक लेखा जोखा प्रस्तुत कर देता है। ठीक है, क्लियर? और यह बजट से पहले पेश होता है एक बात, और इसको क्या किया जाता है, चालू मतलब 1 वर्ष बाद का पेश करते हैं। ठीक, समझ में आया? क्लियर? तो ये था आपका इकोनॉमिक सर्वे। इससे ज्यादा आप कुछ ज्यादा नहीं देखिए, जितना आपको मैं आंकड़े बता दिया बस उसको रट लो, उसको देख लो, उसको पूरा अच्छे से नोट कर लो और पढ़ लो, बस। इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। क्लियर? अगर आया तो इकोनॉमिक सर्वे से। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक, योजना वाला कोई मैटर नहीं यहां पर, क्योंकि पूरा ये डाटा इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक है ना, पूरा डाटा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ठीक है, चलिए और अच्छे से उसको पढ़िए। क्लियर? और कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कृपया मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ठीक, चलिए, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।